इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो है तो 150 साल से भी ज्यादा पुराना। हाँ, लेकिन उसकी जो गूंज है, उसके जो सवाल हैं, वो आज की शिक्षा प्रणाली में भी बिल्कुल साफ सुनाई देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज का हमारा विषय 19वीं सदी के महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की एक बेहद प्रभावशाली और व्यंग्यात्मक रचना है। हाँ, ये एक पारंपरिक लोकगीत है। जिसे पोवाड़ा कहा जाता है। हाँ, पोवाड़ा। और इसका शीर्षक है विद्या खात्यातील ब्राह्मण पंतोजी, यानी शिक्षा विभाग के ब्राह्मण अध्यापक। इसे 1869 में प्रकाशित किया गया था। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का आधार केवल ये एक रचना नहीं है। हम्म। हमने उस दौर के कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों, शोध पत्रों और फुले के पूरे शिक्षा मॉडल का विश्लेषण करने वाले आलेखों को भी खंगाला है। सही बात है। इन सभी दस्तावेजों से ये बात उभर कर आती है कि ये पोवाड़ा कोई साधारण कविता नहीं थी। ये एक ऐसा हथियार था जिसने उस समय के समाज की नींद उड़ा दी थी। तो आज की चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे ज्योतिराव फुले ने इस पारंपरिक लोकगीत को, एक मनोरंजन के साधन को, एक शक्तिशाली सामाजिक और शैक्षिक सुधार के उपकरण में बदल दिया। और ये भी जानेंगे कि 150 साल पहले लिखी गई ये कविता आज की शिक्षा प्रणाली के लिए कैसे प्रासंगिक है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पोवाड़ा आखिर होता क्या है। हाँ, ये पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो पोवाड़ा महाराष्ट्र का एक बहुत ही पारंपरिक तेज गति वाला लोकगीत है। अगर हम इसके मूल स्वरूप की कल्पना करें तो खुले मैदानों में से गाया जाता था। तेज ढफली और नगाड़ों की खाप पर। बिल्कुल। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धाओं की वीरता, उनके साहस और युद्ध के मैदान की कहानियों को पूरे जोश के साथ लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। और यहीं पर ज्योतिराव फूले की जो रणनीतिक समझ थी, वो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है। वो कैसे? देखिए, पोवाड़ा मूल रूप से वीर रस का माध्यम था। इसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन फूले ने सोचा कि क्यों ना इस वीरता के प्रारूप का इस्तेमाल एक गहरे सामाजिक व्यंग्य के लिए किया जाए। एक बहुत ही अनोखा विचार। उन्होंने इस पारंपरिक ढांचे को पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने इस पोवाड़े में किसी महान राजा या तलवार घुमाते योद्धा की जगह गांव के एक शिक्षक को मुख्य पात्र बना दिया। जिसे पंतोजी कहा गया है। हाँ, और जो युद्ध का मैदान होता था, उसकी जगह ले ली गांव की पाठशाला ने। ये तो अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रयोग लगता है। मतलब उन्होंने एक ऐसे माध्यम को चुना जो सीधे आम लोगों के दिलों तक पहुंचता था। एकदम सही, क्योंकि उस समय जो अशिक्षित और शोषित वर्ग था, वो बड़े-बड़े सिद्धांतिक लेख या भारी भरकम अकादमिक किताबें तो पढ़ नहीं सकता था। हाँ, उनके लिए तो ये गाकर सुनाया जाने वाला पोवाड़ा ही अपने अधिकारों को समझने का सबसे सीधा तरीका बन गया। ये कोई बंद कमरों में होने वाली अकादमिक बहस नहीं थी। ये सीधे जनता से उनकी अपनी भाषा में संवाद था। स्रोतों के अनुसार फूले ये समझाना चाहते थे कि कैसे ये पूरी व्यवस्था निचले तबके के खिलाफ काम कर रही है। तो चलिए इस पोवाड़े की कहानी के अंदर चलते हैं। जब कोई इसे पहली बार सुनता है तो फूले सबसे पहले श्रोताओं के सामने कैसा दृश्य बनाते हैं? शुरुआत ही एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर से होती है। कविता के जो अनुवाद मौजूद हैं, उनके अनुसार सबसे पहले खेतों का दृश्य दिखाया गया है, हम्म। जहां माली और कुनबी यानी जो किसान वर्ग के लोग हैं, वे भरी दोपहर में चिलचिलाती धूप के नीचे कमरतोड़ मेहनत कर रहे हैं। और वे ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? ताकि वो सरकार को कर यानी टैक्स चुका सकें। हाँ, और उनके बच्चों की जो स्थिति दिखाई गई है, वो सच में दिल दहला देने वाली है। क्योंकि अगर माता पिता खेतों में मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं? फुले लिखते हैं कि उन गरीब किसानों के छोटे-छोटे बच्चे उसी धूप में मवेशी चरा रहे हैं। उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं हैं, नंगे पैरों में छाले पड़ गए हैं। ये बहुत ही कष्टदायक दृश्य है। उनके माता-पिता के पास इतना समय या पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। लेकिन उसी गांव में, उसी समाज का एक दूसरा पहलू भी है, जहां अमीर बच्चे आराम से छाया में बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये तो बहुत ही स्पष्ट आर्थिक और सामाजिक विषमता का चित्रण है। और इसी पाठशाला में प्रवेश होता है हमारी इस कविता के मुख्य पात्र का, पंतोजी। यानी शिक्षक। हाँ। और एक दिलचस्प बात यह है
कि फुले ने पंतोजी शब्द में जो जी लगाया है, वो किसी सम्मान का प्रतीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये गहरा व्यंग्य है। जो ऐतिहासिक विश्लेषण हमने देखे हैं, उनमें इस शिक्षक को एक शरारत के रचयिता के रूप में चित्रित किया गया है। इस कविता में शैक्षिक पाखंड के बहुत ही विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहला मुद्दा है भेदभाव का। हम्म, ये शिक्षक उन बच्चों के साथ बहुत धैर्यवान है जो उच्च वर्ग से आते हैं। वो उनके पाठ दोहराता है, गलतियों को सुधारता है, लेकिन शूद्र बच्चों के लिए वही शिक्षक एक आतंक बन जाता है। गलती होने पर सीधे थप्पड़। हाँ, वो उनके गालों पर थप्पड़ जड़ देता है और अक्सर उन्हें जलील करके स्कूल से भगा देता है। ये तो सीधे तौर पर दिमागी तौर पर तोड़ देने वाली बात हुई। ये सिर्फ शारीरिक सजा नहीं थी, बल्कि बच्चों के मन में एक खौफ पैदा करने की कोशिश थी। ताकि वे खुद ही पढ़ाई से दूर भाग जाएं। और एक और बात जिसने मुझे बहुत हैरान की, वो था उस समय का भ्रष्टाचार। ये शिक्षक गांव के कुलकर्णी यानी मुनीम के साथ मिलकर हाजिरी रजिस्टर में फर्जी बच्चों के नाम भरता है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। आज के समय में हम फर्जी हाजिरी के घोटालों के बारे में सुनते हैं। ये पुवाड़ा बताता है कि 150 साल पहले भी यही हो रहा था। रजिस्टर में नाम भरे रहते थे ताकि सरकार से ज्यादा फंड लिया जा सके। लेकिन असल में वे गरीब बच्चे स्कूल में होते ही नहीं थे और पाखंड की तो जैसे कोई सीमा ही नहीं थी। हाँ, अछूत कहकर निकालने वाली बात। बिल्कुल। एक तरफ ये शिक्षक धर्म के नाम पर महार समुदाय के बच्चों को अछूत कहकर स्कूल से निकाल देता है। और दूसरी तरफ अपनी नौकरी बचाने के लिए अंग्रेज अधिकारियों से बड़ी उत्सुकता से हाथ मिलाता है। वही अंग्रेज अधिकारी जो गोमांस खाते थे। ये उस समय की व्यवस्था के दोहरे मापदंडों को बिल्कुल सामने ला देता है। सत्ता और ताकत के सामने सारे नियम ताक पर रख दिए जाते थे। इस मानसिकता को और गहराई से समझने के लिए उस समय की ब्रिटिश शिक्षा नीतियों पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि ये शिक्षक जो कर रहा था वो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा था। उस दौर में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी का बहुत बोलबाला था। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी नीति थी जहां तय किया गया कि सिर्फ समाज के ऊपरी वर्ग को शिक्षा दी जाएगी। उनका तर्क था कि ज्ञान वहां से छनकर धीरे धीरे नीचे तक पहुंच जाएगा। लेकिन फूले के नजरिए से देखें तो यह सिद्धांत पूरी तरह विफल था। विशेषज्ञ दस्तावेजों के अनुसार फूमे का तर्क बहुत सीधा था। इस शिक्षा व्यवस्था को चलाने का पैसा कहां से आ रहा है? किसानों के टैक्स से। लेकिन शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग को मिल रही थी। इस नीति ने उच्च वर्ग के एकाधिकार को और मजबूत कर दिया। और जब हम इस विषय की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक साजिश भी थी। इसे लेबलिंग थ्योरी के तौर पर भी देखा जा सकता है। पोवाड़े में साफ दिखाया गया है कि कैसे ये शिक्षक ये झूठी धारणा फैलाता है कि शूद्र मंदबुद्धि होते हैं और उन्हें पढ़ाई से कोई लगाव नहीं है। और फूले इस पर सीधा सवाल करते हैं, क्या किसी ने कभी इन दावों का परीक्षण किया है? जानबूझकर बच्चों को पीटना और हतोत्साहित करना ताकि वे खुद स्कूल छोड़ दें। और फिर शिक्षक दुनिया से कहता है कि ये लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। ये एक पूरा बुना हुआ जाल था। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले केवल आलोचना करके नहीं रुके। उन्होंने समाधान भी दिया। बिल्कुल। उनके शिक्षा मॉडल में शिक्षा को तीसरा नेत्र या तृतीय रत्न कहा गया है। उनके लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षरता नहीं था। शिक्षा एक ऐसा तीसरा नेत्र है जिससे समाज की दमनकारी व्यवस्था को देखा और समझा जा सकता है। और इसी तीसरे नेत्र को सब तक पहुंचाने के लिए पोवाड़े के अंत में फुले एक बहुत ही व्यवहारिक मांग रखते हैं। वे मांग करते हैं कि स्कूलों में माली, कुंबी, महार और मांग जातियों से अनुभवी शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। इसके पीछे का तर्क बहुत स्पष्ट था। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के शिक्षक ही उन बच्चों की पीड़ा और संघर्ष को समझ सकते हैं। ये तो सीधा सीधा आज के समय में प्रतिनिधित्व की बात हो गई। ये सोचना बहुत ही प्रासंगिक है कि आज भी शिक्षा में सहानुभूति रखने वाले शिक्षकों की कितनी जरूरत है। और यही मांगे आगे चलकर 1882 में हंटर शिक्षा आयोग के सामने फूले के औपचारिक प्रस्ताव का आधार बनी, जिसमें 12 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग शामिल थी। साथ ही कृषि और स्वास्थ्य जैसे व्यावहारिक विषय भी। इस चर्चा को समेटते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि कैसे एक 19वीं सदी की कविता ने शिक्षा में छिपे संस्थागत भेदभाव को उजागर किया और समानता की एक मजबूत नींव रखी। लेकिन चर्चा का अंत मैं एक गहरे विचार के साथ करना चाहूंगी जो हमें स्रोतों से ही मिलता है। हमेशा याद रखें कि फूले ने केवल व्यवस्था की आलोचना नहीं की बल्कि विकल्प भी दिए। हाँ, जैसे उनके रात्रिकालीन स्कूल। बिल्कुल। 1855 में उन्होंने उन किसानों, मजदूरों
और वयस्कों के लिए भारत के पहले रात्रिकालीन स्कूल खोले थे, जो दिन भर काम करने के कारण स्कूल नहीं जा सकते थे। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। तो विचार करने वाली बात ये है कि यदि शिक्षा वास्तव में सभी के लिए तीसरा नेत्र है, तो आज का हमारा समाज कैसा होता यदि हमारी शिक्षा प्रणाली को शुरू से ही मजदूर और कामकाजी वर्ग के समय सारणी के अनुसार बनाया गया होता। बजाय इसके कि कामकाजी वर्ग को एक स्थापित और विशेषाधिकार प्राप्त व्यवस्था के अनुसार खुद को ढालने के लिए मजबूर किया जाता। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर शिक्षा व्यवस्था हाशिए के लोगों को केंद्र में रखकर तय की गई होती तो शायद असमानता की तस्वीर कुछ और ही होती। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचने का इस सफर आगे भी जारी रहेगा।